हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोजियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर का टॉपिक काव्य गुण और शब्द शक्ति को पढ़ेंगे और यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिहार सरकार का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और इसमें आपका हिंदी सिलेबस लगा हुआ है तो उसमें आपका ये टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में STT होना है, ठीक है, टीचर के लिए, या फिर बिहार पुलिस की बात कर लें या हिंदी से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है सब में इस चैप्टर से एक नए क्वेश्चन आने की संभावना रहता है, वो क्वेश्चन आता ही है। तो आइए इस चैप्टर से हम लोग काव्य गुण और शब्द शक्ति को करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन को भी करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए हुए सारे पॉइंट को देखिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे काव्य गुण को। हेडिंग डाला हुआ है काव्य गुण। तो पहले काव्य गुण के परिभाषा को जान लें, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि काव्य गुण होते कौन हैं और इसमें क्या क्या आता है। कि दिया हुआ है कि जिस प्रकार मनुष्य में गुण और दोष होते हैं उसी प्रकार काव्य में भी होते हैं। मतलब कि काव्य में भी दोष और गुण पाए जाते हैं। जैसे गुणों से व्यक्तित्व का उत्कर्ष और दोषों से अपकर्ष होता है, वैसे ही गुण से काव्य का उत्कर्ष और दोष से अपकर्ष होता है। इसलिए आचार्यों ने काव्य के लिए सगुण और अदोष होने का विधान किया है। भारतीय आचार्यों ने गुण को आत्मा का धर्म माना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि काव्य में आचार्यों ने गुण को क्या माना है, तो याद रखिएगा कि काव्य में भारतीय आचार्यों ने गुण को आत्मा का धर्म माना है। काव्य में भी आत्मा होती है जिसे रस कहा गया है, और काव्य की जो आत्मा है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि काव्य की आत्मा क्या है, तो याद रखेंगे रस है। अतः काव्य में गुण रस धर्म है, अर्थात गुण रस के अंतर्गत पदार्थ है। गुण उसे कहते हैं जो रस के साथ सदैव विद्यमान रहता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि काव्य गुण की कितनी संख्या है, तो याद रखिएगा कि काव्य में गुणों की संख्या मुख्यतः 3 मानी गई है। कौन कौन 3 है? तो याद रखिएगा, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि काव्य में गुणों की संख्या कितनी है, तो कितना है? 3 है। पहला ओज गुण है, दूसरा माधुर्य गुण है और तीसरा प्रसाद गुण है। अब हम लोग तीनों को एक एक करके परिभाषा देखेंगे। दिया हुआ है ओज गुण का परिभाषा है कि जहाँ काव्य को पढ़ने से सहृदय के चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार हो जाए, वहाँ ओज गुण होता है। आचार्य ने इस गुण को वीर, विभत्स, भयानक और रौद्र रसों में बताया है। इस गुण में कठोर वर्ण प्रयुक्त होते हैं और समास बहुलता होती है। तो आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है कि वीर रस में कौन सा गुण पाया जाता है, तो याद रखिएगा ओज गुण। यानी कि वीर रस में है, विभत्स रस में है, भयानक रस हो या रौद्र रस हो, इन सभी में क्या पाया जाता है? तो ओज गुण पाया जाता है। अब इसका डिफिनेशन अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि जिसे पढ़ने से सहृदय के चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार हो, मतलब पढ़ने से एक अलग सा तेज मन में उत्पन्न होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ओज गुण कहते हैं। और आप जो है अगर रस पढ़ेंगे तो वीर रस में भी आपको उस प्रकार का तेज का अनुभव होगा, विभत्स में भी होगा, भयानक और रौद्र में भी होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लें तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये वाला आपको जो है ये पूरा इतना दूर देगा एग्ज़ाम में, इतना दे देगा और लिखेगा कि इसमें कौन सा गुण हो रहा है। तो अगर हम इस पूरे पंक्ति को पढ़ें तो इसमें एक जो है वीर रस की भावना उत्पन्न हो रहा है। और अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि वीर रस किस में आता है? ओज गुण में आता है। तो क्या हो जाएगा? ओज गुण। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, आपको हम जो है उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आइए दूसरा देखें, माधुर्य गुण। माधुर्य गुण में कहता है कि जहाँ काव्य पाठ से
सहृदय का अंतःकरण प्रसन्न अथवा द्रवित हो जाता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। मतलब माधुर्य गुण ऐसा है कि काव्य को पढ़ने से, ऐसे समझिएगा कि काव्य को पढ़ने से हृदय में एक जो है कोमलता सी जो है भावना उत्पन्न हो, उसमें कौन सा गुण होगा? माधुर्य गुण होगा। अब माधुर्य गुण में क्या क्या आता है? तो याद रखिएगा, माधुर्य गुण में श्रृंगार रस, करुण रस और शांत तथा हास्य रस में यह गुण विद्यमान रहता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शांत रस में कौन सा गुण होता है? तो याद रखिएगा माधुर्य गुण। या फिर करुण रस में आपसे पूछेगा तो माधुर्य गुण, या हास्य रस में पूछेगा तो याद रखेंगे माधुर्य गुण पाया जाता है। अब इसका हम लोग परिभाषा देखें। कहता है, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निष्क्यो मुकुंद मधुवंते। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो आपको जो है माधुर्य गुण देखने को मिल रहा है। इसके बाद काव्य गुण का जो तीसरा आपका है खंड, वो मतलब जो तीसरा जो भेद है वो क्या है? प्रसाद गुण है। तो प्रसाद गुण को हम लोग पढ़ेंगे। तो कहता है कि जहाँ कविता का अर्थ और भाव सुनते ही समझ में आ जाए, मतलब जिस कविता को हम पढ़ें और पढ़ते ही या फिर जिस कविता को सुनते ही उसका भाव स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं? तो प्रसाद गुण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि बहुत दिनों तक के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। तो इसमें एक जो है पढ़ते ही इसका भाव स्पष्ट हमें पता चल जा रहा है कि बहुत दिनों के बाद हमने क्या देखा है? तो पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। तो इसमें कौन सा गुण होगा? तो याद रखिएगा प्रसाद गुण होगा। तो मैं समझता हूँ कि काव्य गुण जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द शक्ति भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका काव्य गुण है। तो आइए देखते हैं, फिर लास्ट में हम लोग इसके सारे कुछ MCQ है उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो अब आइए शब्द शक्ति पढ़ते हैं। तो दिया हुआ कि शब्द की शक्ति असीम है, संसार में मूर्त या अमूर्त पदार्थ की प्रतीत कराने वाली ध्वनि को शब्द शक्ति कहते हैं। मोटे तौर पर शब्द का अर्थ ध्वनि, वाक्य, पद, कथन आदि भी होता है। कवि गंग के अनुसार जो सुनी परे सो शब्द है, समझी परे सो अर्थ। मतलब कवि गंग कहते हैं कि जो सुनी परे सो शब्द है, समझी परे सो अर्थ, मतलब कि जो सुन करके समझते हैं अर्थ को, वही हमारा क्या है? शब्द शक्ति है। अर्थात जो सुन पड़े वह शब्द है और उससे जो समझ में आवे वह अर्थ है। शब्द उच्चारण के साथ ही हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है। जैसे रसगुल्ला का नाम लेते ही मुंह में पानी भर आता है, सांप शब्द का उच्चारण करते ही मन में भय का जो है संचार हो जाता है, वह प्रभाव अर्थगत है। अतः जिसे शक्ति के द्वारा शब्द का यह अर्थगत प्रभाव पड़ता है, वही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति अर्थबोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। मतलब शब्द शक्ति क्या है? तो अर्थ को बोध कराने वाली जो शक्ति है उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। जैसे कोई शब्द का अर्थ, जैसे मान लेते हैं कोई बोला सांप है, तो सांप है तो वहाँ जो है भय का जो क्या होगा? मतलब भय का संचार मन में होगा, है ना। तो क्या हुआ? ये जो है शब्द का अर्थ प्रकट करवा रहा है, मतलब बता रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। यह एक प्रकार से शब्द और अर्थ का संबंध है, शब्द का अर्थ व्यापार है। अब हम लोग बात करें कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ लें। तो ध्यान दीजिएगा, शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शब्द शक्ति 3 होते हैं, अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना। देखिए स्टेट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको स्टेट में भी पेपर 1 और पेपर 2 अगर हिंदी विषय होगा तो वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसके 3 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे वाचक, लक्षक और व्यंजक। इसे 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाचार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। अब आइए हम लोग क्षमा कीजिएगा, शब्द शक्ति के जो 3 प्रकार है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला देखिए दिया हुआ अभिधा।
कहता है कि अभिधा वह शब्द शक्ति या शब्द का व्यापार है जिसमें साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध होता है। मतलब अभिधा जो है शब्द शक्ति का वह व्यापार है जिसमें साक्षात सांकेतिक मुख्य अर्थ का बोध होता है। जैसे आम कहने से एक विशेष प्रकार के फल को समझ में आता है। मतलब अभिधा में क्या होता है कि जैसे हम कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसका जो मुख्य जो अर्थ है वो समझ में आ जाता है। जैसे अगर हम बोले कि गाय है तो गाय बोलने से एक विशेष प्रकार के हमें क्या जानवर का मतलब पता चला कि हाँ ये जो है गाय है एक, है ना। या उसी प्रकार से हाँ आप आम कहें तो आम कहने से एक विशेष प्रकार के फल समझ में आता है। उसे किताब या कुर्सी नहीं समझते हैं, है ना। मतलब कि अगर हम आम बोलते हैं तो उसे किताब या कुर्सी हम लोग नहीं समझते हैं। ठीक है। व्यवहार, परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से यह अर्थ सिद्ध है, यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी प्रकार की बाधा नहीं है। जीवन के नित्य व्यवहार में अभिधा का अत्यधिक महत्व है। ठीक है। तो अभिधा का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। जैसे अभिधा शब्द शक्ति की बात है तो समझ आइएगा कि मतलब जिसको कहने से स्पष्ट अर्थ निकलता हो। अब आइए देखिए लक्षणा। तो लक्षणा में क्या होता है कि लक्षण बता करके बात करना। ठीक है। तो यहाँ हम लोग पढ़ें, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन को लेकर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो एक उदाहरण से लक्षणा को समझने की कोशिश करें। जैसे सीता तो गाय है। मतलब यहाँ पर क्या है तो ऐसे समझिएगा कि लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है कि लक्षण बताकर बात करना है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे वो औरत है, वो गाय है। मतलब गाय मतलब क्या, गाय को हम लोग सीधा जानवर में रखते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि वो औरत एकदम गाय की तरह सीधी है, मतलब उसका लक्षण बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं सीता तो गाय है। ठीक है। तो यहाँ गाय शब्द के प्रचलित अर्थ में बाधा पड़ जाती है। हम सब जानते हैं कि सीता स्त्री है, गाय नहीं, लेकिन यहाँ सीता के लिए गाय शब्द का प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए किया गया है। मतलब हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि सीता जो है वो क्या है, स्त्री है, गाय नहीं, लेकिन गाय शब्द का हम लोग प्रयोग क्यों किए, विशेष प्रयोजन, मतलब उसकी भाव को बताने के लिए कि कैसी है, सीधी है या क्या है, तो उसको बताने के लिए किया गया है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, लक्षणा भी आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग व्यंजना की बात करते हैं। तो व्यंजना में ऐसे समझिएगा कि वाक्य को व्यंग करके बताना। ठीक है। मतलब व्यंग करके बताना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, उसी को क्या कहते हैं, व्यंजना कहते हैं। भाई इसका हम लोग पढ़ें व्याख्या। कहता है व्यंजना का शब्दार्थ है विशेष रूप से स्पष्ट करना, खुलना या विकसित करना। अभिधा और लक्षणा शक्तियों के अपना अर्थबोध कराने के बाद जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। ऐसे शब्द को व्यंजक और अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। ठीक है। एक प्रसिद्धि उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है कि सास ने बहू से कहा सूर्य अस्त हो गया। बहू ने इसका अर्थ समझा कि दीपक जलाओ। मतलब ये जो है सास कहती है कि सूर्य अस्त हो गया, लेकिन बहू समझ जाती है कि सासू माँ क्या बोल रही हैं, मतलब कि सूर्य अस्त हो गया तो अब हमें क्या करना है, दीपक जलाना है। ठीक है। तो अगर हम ऐसे बात करें कि मतलब जो है व्यंजना क्या होता है, तो व्यंजना में क्या है, एक विशेष प्रकार का अर्थ का बोध कराना। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को शब्द शक्ति क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसका कुछ नोट में पॉइंट है, इसको हम लोग देख लें। शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दिक व्यंजना और अर्थ पर आधारित व्यंजना को आर्थिक व्यंजना कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शब्द पे आधारित व्यंजना को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा शाब्दिक व्यंजना, और अर्थ पे आधारित व्यंजना को क्या कहते हैं, आर्थिक व्यंजना कहते हैं। अब आइए कुछ यहाँ पे वैकल्पिक प्रश्न दिया गया है और हम आपको कुछ समय का टाइम देंगे, इसके बाद आपको जो है उत्तर बताएंगे। ठीक है। और जितना अभी तक हम लोग पढ़े, अगर इतना से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा रस में ओज गुण पाया जाता है। क है वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि जब हम लोग पढ़ रहे थे काव्य गुण, जब पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे ओज गुण के बारे में
कि और गुण किस में आता है, तो वीर में आता है, रौद्र में आता है, भयानक में आता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। ठीक है, घ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, पंक्ति में कौन से शब्द शक्ति है। सबसे पहले तो आप लोग को बताना है कि यह तोड़ती पत्थर कविता से लिया गया है ना। ये जो आप देख रहे हैं कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, तो ये तोड़ती पत्थर कविता से लिया गया। तो आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि तोड़ती पत्थर कविता किसने लिखा है। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से शब्द शक्ति है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में कौन से शब्द शक्ति है। क है अभिधा, ख है लक्षणा, ग है व्यंजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, एक किस में आएगा, अभिधा में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, अभिधा में आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा लक्षणा, ख हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, यानी लक्षणा हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखें तो दिया हुआ है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा न रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, इस दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन है। तो ऑप्शन क दिया है अभिधा, ख दिया है लक्षणा, ग दिया है व्यंजना और घ दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यंजना हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है या जिस शब्द शक्ति की प्रतीत सबसे पहले हुआ करती है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि अभिधा हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्धि अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन से शब्द शक्ति होगी। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, यानी व्यंजना हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दिया हुआ है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इनमें से कौन सा गुण है। तो ऑप्शन क है ओज गुण, ख है माधुरी गुण, ग है प्रसाद गुण और घ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्रसाद गुण हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखें, 8 नंबर दिया हुआ है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ख हो जाएगा, यानी माधुरी गुण हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई, उक्त पंक्तियों में कौन से शब्द शक्ति है। तो इसका जो है क्या बोलते हैं, ऑप्शन देखें। ऑप्शन क है अभिधा, ख है लक्षणा, ग है व्यंजना और घ है उपयुक्त में से सभी। तो याद रखिएगा इसका आंसर ख हो जाएगा, यानी लक्षणा हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है। ऑप्शन क है ओज, ख है माधुरी, ग है प्रसाद, घ है उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ग होगा, प्रसाद होगा। तो देखिए ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्टेटी पेपर 1 और पेपर 2 का सारा वीडियो हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से सारा आपको जो है कंप्लीट करा दें, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सारा वीडियो के माध्यम से, और अगर आप बोलेंगे तो लाइव क्लास भी हम आपको इसी प्रकार दे करके सारा आपको जो है टॉपिक क्लियर करवा देंगे। ठीक है, और यकीन मानिए इतना से ज़्यादा आपको स्टेट में नहीं पूछेगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दावे के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद इतना ही पढ़ करके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों स्टेट जो है मेरा क्लियर हो गया है और अच्छा मार्क्स है, तो आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।